तो इससे पिछली वीडियो में हमने कल्चर मीडियम में उसकी बेसिक बातें, इंग्रेडिएंट्स, उनके बारे में जाना था। इस वीडियो में अपन कल्चर मीडियम के टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो बेसिकली कल्चर मीडियम को जब अपन उनके टाइप्स के बारे में जानते हैं तो अलग अलग बेसिस पे जानते हैं। पहला बेसिस होता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी के बेसिस पे कल्चर मीडियम किस किस तरह के हो सकते हैं? तो कल्चर मीडियम या तो लिक्विड हो सकता है, या सॉलिड हो सकता है, या सेमी सॉलिड हो सकता है। ठीक है, क्या होता है तो लिक्विड जो होते हैं वो हालांकि ग्रेटर सेंसिटिव होते हैं। अगर आपको मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करने हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिक्विड में अच्छी तरह से ग्रो हो पाएंगे बनिस्पत सॉलिड के कंपैरिजन में। ठीक है, तो जो ग्रोथ के लिए सेंसिटिविटी है वो लिक्विड की ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं वो लिक्विड मीडियम में ग्रो करने के लिए। बट लिक्विड मीडियम्स में कुछ परेशानियां हैं जिसके कारण अपन सॉलिड मीडियम को ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्या क्या परेशानियां हैं लिक्विड मीडियम में? तो अगर लिक्विड मीडियम की परेशानी की बात करें तो क्या होती है, बैक्टीरियाज है ना, वो लिक्विड मीडियम में कोलोइडल सस्पेंशंस बना देते हैं। बहुत सारे बैक्टीरियाज लिक्विड मीडियम में कोलोइडल सस्पेंशन बना देते हैं। वहीं अगर अपन बात करें तो अपन लिक्विड मीडियम में बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई तो कर सकते हैं, ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इस तरह की बैक्टीरिया है उसकी कॉलोनीज देख के। बट अपन उनका क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन मतलब कितनी है ये नहीं कर पाते। अपन उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ये मान लीजिए इस तरह की बैक्टीरिया है, बट उसका क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन अपन नहीं कर सकते जो अपन सॉलिड मीडियम में कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि अपन लिक्विड मीडियम में क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन नहीं कर पाते। ठीक है, साथ ही एक और बात है कि जब भी अपन लिक्विड मीडियम में मिक्स कल्चर को ग्रो करते हैं तो अपन को साथ में एक सॉलिड मीडिया का सब कल्चर की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब भी अपन मिक्स कल्चर को ग्रो करेंगे तो उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए उनको सेपरेट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उस सेपरेशन के लिए अपन सॉलिड मीडिया का यूज़ लेते हैं। ठीक है, अगर लिक्विड मीडियम्स के एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे सिंपल न्यूट्रिएंट ब्रोथ, शुगर मीडियम्स, एनरिचमेंट मीडियम्स, ये सब लिक्विड मीडियम के एग्जाम्पल्स हैं। सॉलिड मीडियम की बात करें तो कुछ नहीं होता, सिंपल इस लिक्विड मीडियम को अपन ने कर दिया सॉलिडिफाई। हालांकि ये लेस सेंसिटिव है, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात ये क्या देती है अपन को, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन देती है। अपन इसमें आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं और क्वांटिफिकेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, जो बेसिकली लिक्विड मीडियम है, न्यूट्रिएंट अगर सबसे कॉमन एग्जांपल है जो लेबोरेटरीज में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो उसमें कुछ नहीं है। जो न्यूट्रिएंट ब्रोथ है जो लिक्विड मीडियम था उसमें अपन ने 2% अगर डाल दिया जिसके कारण वो जेलीफाइड सॉलिडिफाई हो चुका है। वहीं बीच में होता है सेमी सॉलिड। तो सेमी सॉलिड बैक्टीरिया स्प्रेड के लिए या बैक्टीरिया मूवमेंट चेक करने के लिए सबसे बेस्ट मीडियम होता है। सेमी सॉलिड में ये इसमें सबसे ज़्यादा तो बैक्टीरिया स्प्रेड होते हैं, मतलब सॉलिड के कंपेरिजन में ज़्यादा। ठीक है, सॉलिड के कंपेरिजन में ज़्यादा बैक्टीरिया स्प्रेड होता है और बैक्टीरिया मूवमेंट देखने के लिए सेमी सॉलिड एक अच्छा मीडियम होता है। ठीक है, इसको भी अपन वैसे ही प्रिपेयर करते हैं, बस अगर का थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन कम रख देते हैं, 0.2 से 0.4% के आसपास। यह सब अपन पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर अपन बात करें तो दूसरा जो सबसे बेसिक सबसे इम्पॉर्टेंट आप क्या बोलते हैं मतलब क्लासिफिकेशन है, तो वो ये है। इस क्लासिफिकेशन में क्या होता है, कल्चर मीडिया को बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो रूटीन लेबोरेटरी मीडियम्स और एक डिफाइंड या सिंथेटिक मीडियम्स। रूटीन लेबोरेटरी मीडियम्स मतलब जो अपन रूटीन या लेबोरेटरी में यूज़ लेते हैं, इसको आगे वापस 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। वो सिंपल होती है, मतलब सिंपल या बेसल। अपन इनके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी बस बेसिकली आपके दिमाग में चला जाए सिंपल या बेसल, जिसके एग्जांपल है न्यूट्रिएंट ब्रोथ जो लिक्विड है, ग्लूकोज ब्रोथ कुछ नहीं होता। न्यूट्रिएंट ब्रोथ में जब अपन 0.5% ग्लूकोज ऐड कर देते हैं, ठीक है, या न्यूट्रिएंट अगर जो सॉलिड है जिसको सबसे कॉमनली यूज लिया जाता है। इसके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल बेसल जो रूटीन लेबोरेटरी मीडिया है, तो ये होता है, इसमें क्या होता है, सबसे मिनिमम इंग्रेडिएंट्स का यूज़ लिया जाता है और नॉन फेस्टिडियस बैक्टीरिया को ग्रो किया जाता है। नॉन फेस्टिडियस बैक्टीरिया यानी वो बैक्टीरिया जिनको कोई कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिशंस की ज़रूरत नहीं होती,
बेसिकली जो नॉर्मल न्यूट्रिशन है उसमें वो आराम से ग्रो हो सकते हैं। फेस्टिडियस बैक्टीरियाज वो होते हैं जिनको कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, तो अपन उसको सिंपल या बेसल मीडिया से ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट ब्रॉथ में क्या क्या होता है जो सबसे सिंपल सबसे बेसिक है। न्यूट्रिएंट ब्रॉथ तो लिक्विड होता है, अगर इसमें अपन ने क्या मिला दिया, अगर मिला दिया तो ये सॉलिडिफाई बन जाएगा। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट ब्रॉथ में क्या क्या होता है, तो न्यूट्रिएंट ब्रॉथ में बेसिकली दो ही चीज़ें होती है, पेप्टोन वाटर और साथ में मीट एक्सट्रैक्ट। पेप्टोन वाटर में पेप्टोन है, इलेक्ट्रोलाइट सोडियम क्लोराइड है, वाटर है और साथ में मीट एक्सट्रैक्ट्स हैं। बेसिकली जो बैक्टीरिया को ग्रो होने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए, चाहे वो उसकी न्यूट्रिशन की चीज़ें हों या उसको कार्बन सोर्स चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन, वो सब इसमें बेसिकली मिनिमम इंग्रेडिएंट्स सब इसमें अवेलेबल है, जिससे एक बैक्टीरिया आराम से ग्रो हो सकता है। इसकी यूजेस कहाँ कहाँ पे है, तो नॉन फेस्टिडियस बैक्टीरिया जिनको कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं चाहिए वो, या मतलब किसी भी तरह का अगर अपन को मीडियम बनाना है तो उसका ये बेस होता है। मतलब ये उसका मतलब आप मान लीजिए एक तरह का आटा घोल, आप कॉमन लैंग्वेज में जो भी कहते हैं ना, मतलब ये आटा तो क्या मतलब घोल, ठीक है, मतलब इडली का घोल, डोसे का घोल, मैं पता नहीं कौन से एग्जांपल्स में चला गया, सॉरी। तो ये एकदम सबसे बेसिक चीज़ है, इसको तो आपकी ज़रूरत है ही, इसमें आप बाकी चीज़ें ऐड करते हो और उसके कारण कुछ अलग मीडियम्स बनते हैं। या बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, अपन किसी को बैक्टीरिया का चेक करना है तो उसके लिए मीडियम की यूज़ होती है। सिंपल यूजेज है, आप पढ़ लीजिएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, आप एक सेकंड में पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं इसको मतलब वही बात रीड आउट करके टाइम पास नहीं करना चाह रहा था आपका भी। तो वो रूटीन लेबोरेटरी में जो सबसे सिंपलेस्ट बेसिक हो गया वो तो था सिंपल या बेसल, जिसको अपन डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में कुछ नहीं है, कॉम्प्लेक्स में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स को मिलाया जाता है, देखो कुछ इंग्रेडिएंट्स को मिला दिया अपन ने कॉम्प्लेक्स में, जैसे, बट वो इंग्रेडिएंट्स अपन ने केमिकली मिलाए तो हैं, बट उसका प्रपोर्शन अपन ने कोई फिक्स नहीं रखा है। ठीक है, अनडिफाइंड प्रपोर्शन में मिलाते हैं, जिसके कुछ एग्जांपल्स होते हैं चॉकलेट अगर, मैककॉन के अगर, इनको अपन आगे सब स्पेशल मीडिया में डिस्कस करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स मतलब जो सिंपल नहीं है, वो सारे कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और एक होता है स्पेशल मीडियम। स्पेशल मीडियम डिस्कस करने से पहले अपन दूसरे तरह के यानी डिफाइंड सिंथेटिक मीडियम्स की बात कर लेते हैं। तो सिंथेटिक मीडियम्स क्या होते हैं, इसमें अपन ने जितने भी, मतलब पहली बात तो ये नोटिस कर लीजिए, मतलब इंपॉर्टेंट है कि सिंथेटिक या डिफाइंड मीडियम्स में अपन ने कोई भी किसी भी तरह का प्लांट एनिमल नहीं डाला है, अपन ने केवल और केवल प्योर केमिकल्स, वो भी फिक्स क्वांटिटी में। जो नॉन क्वांटिटी है, जितनी क्वांटिटी चाहिए, कि मान लीजिए अमोनियम सल्फेट 0.4% होना चाहिए, तो वो 0.4% ही डाला है अपन ने। एक फिक्स प्रपोर्शन में अपन डालते हैं, केवल और केवल प्योर केमिकल डालते हैं, और इसको अपन डायग्नोस्टिक पर्पज से यूज़ नहीं लेके रिसर्च पर्पज़ के लिए यूज़ लेते हैं। ठीक है, तो ये डिफाइंड सिंथेटिक मीडियम्स रिसर्च पर्पज़ के लिए यूज़ ली जाती है। ये भी आगे दो तरह की होती है, ये तो है सिंपल और नीचे कॉम्प्लेक्स। कुछ नहीं है, बेसिकली सिंपल में जो बेसिक चीज़ें होती है, आपने नॉर्मल नेचुरल चीज़ें नहीं डाल के केमिकल डाल हैं। कार्बन सोर्स के लिए कुछ डाल दिया, ग्लूकोज लैक्टोज ऐसा कुछ। इनऑर्गेनिक सोर्स ऑफ नाइट्रोजन के लिए अमोनियम क्लोराइड डाल दिया, अमोनियम सल्फेट डाल दिया, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स डाल दिए। और ये सिंपल वैसे ही नॉन फेस्टिडियस हिट्रोट्रॉफ्स, यानी वो बैक्टीरिया जिनको कुछ ज़्यादा मतलब ज़्यादा उनकी डिमांड नहीं होती, जो बेसिक न्यूट्रिशन से उसमें वो खुश हैं, तो उनके लिए। और वहीं कॉम्प्लेक्स जो होते हैं उसमें अपन ग्रोथ फैक्टर्स, प्यूरिन, पिरिमिडिन ऐड कर देते हैं। बेसिकली ये एग्ज़ाम में नहीं आता, ये आपके कॉन्सेप्ट के लिए ही है, क्योंकि जो एग्ज़ाम में आता है वो चीज़ें आगे आएगी, तो उसके लिए ये सब बात जाननी जरूरी होती है। ठीक है, स्पेशल मीडियाज जो होते हैं ये एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, स्पेशल मीडिया में एनरिच मीडिया, एनरिचमेंट ब्रॉथ, सेलेक्टिव मीडिया, ये तो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए इन तीन को मैं एक अलग अगली वीडियो में अपलोड करूँगा। और वो वीडियो मतलब मैं ऐसे ही रखूँगा ताकि आप एग्ज़ाम में केवल वो वीडियो देखो। इससे पहले जो कल्चर मीडियम पार्ट 1 और ये पार्ट 2 है, आप इनको नहीं देखेंगे एग्ज़ाम में, इनको एक बार देख ली बस सही है। जो ये 3 हैं, इन 3 को अगली वीडियो में एकदम अच्छे से, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे थोड़ा लोड कम रहेगा। ठीक है, तो कुछ ये तरह के स्पेशल मीडियम्स होते हैं, जिसमें इस वीडियो में अपन बात करेंगे ट्रांसपोर्ट मीडियम, शुगर मीडियम, एनरोबिक मीडियम और इंडिकेटेड मीडियम की बात। ठीक है, अगर अपन बात करें तो ट्रांसपोर्ट मीडियम सिंपल, आपने कहीं साइट से अपन ने
मतलब बैक्टीरिया को लिया और अपन को लेबोरेटरी तक ले जाना है। अब उसके बीच में या तो वो बैक्टीरिया कोई डेलिकेट ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, या फिर आपको कोई डिले हो सकता है अगर लेबोरेटरी तक ले जाने के लिए, तो अपन बैक्टीरिया को एक ऐसे मीडियम में डाल देते हैं जिस मीडियम में वो मल्टीप्लाई तो नहीं करेंगे लेकिन केवल वायबल रहेंगे, वो जिंदा रहेंगे। क्यों वो मल्टीप्लाई नहीं करते और वायबल रहते हैं? क्योंकि उस मीडियम में केवल बफर और सॉल्ट्स ही हैं। जो न्यूट्रिशंस और ग्रोथ फैक्टर्स बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई होने के लिए ज़रूरत है वो उस मीडियम में नहीं होते, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, स्ट्रेप्टोकोकस के लिए अपन पाइक्स मीडियम, नाइजीरिया के लिए ये जो बोलते हैं इसको, इसके लिए स्टुअर्ट्स मीडियम का अपन यूज़ लेते हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट मीडियम में बेसिकली बैक्टीरिया को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए यूज़ लेते हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट पर्पज़ साइट से लेके लेबोरेटरी के बीच में इस मीडियम को यूज़ लिया जाता है, ठीक है। डिफरेंशियल मीडियम बहुत सिंपल है। इसमें अपन बेसिकली दो मीडियम, मतलब अगर एक साथ अपन ने दो भी बैक्टीरिया कल्चर करी है या किसी स्टूल, मतलब किसी सैंपल में एक साथ दो बैक्टीरिया हो सकते हैं, तो उनमें दो बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करने के लिए डिफरेंशियल मीडियम का यूज़ लिया जाता है, ठीक है। इस मीडियम में क्या इंडिकेटर की मदद से अपन दो बैक्टीरियाज को, दो ग्रुप ऑफ बैक्टीरियाज को डिफ्रेंशिएट करते हैं। इंडिकेटर क्या करता है, मान लीजिए ए और बी दो बैक्टीरियाज हैं, तो ए का तो कलर चेंज कर देगा और बी को नॉर्मल रखेगा। तो जैसे ही ए का कलर चेंज हो गया, मान लीजिए ये ऐसा हो गया, तो अपन को पता पड़ गया, एक सेकेंड, तो अपन को पता पड़ गया कि ये अलग अलग बैक्टीरिया से, और जो बैक्टीरिया हैं अपन को ये पता है कौन से बैक्टीरिया कौन सा कलर शो करता है। तो इसका एक एग्जांपल है मैककॉन्के अगर। इसमें क्या होता है, ये बेसिकली एंटेरिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज को डिफ्रेंशिएट करने में मदद करता है। इसमें क्या होता है, दो चीज़ें होती है बेसिकली। तो क्या करता है कि जब भी दो तरह के बैक्टीरियाज होते हैं तो मैककॉन्के अगर लैक्टोज फर्मेंटेशन और नॉन लैक्टोज फर्मेंटेशन के फॉर्म में बैक्टीरियाज को डिफ्रेंशिएट कर देता है। जैसे ईकोला एक लैक्टोज फर्मेंटेटिंग बैक्टीरिया हो जाती है जो पिंक कलर की कौन सा कलर की पिंक कलर की कॉलोनीज देती है, जबकि जो नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग होती है, शैगिले उसका एग्जाम्पल है, वो कलरलेस कॉलोनीज देती है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल होता है क्लैड अगर। क्लैड का फुल फॉर्म होता है सिस्टीन लैक्टोज इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंट, सिस्टीन लैक्टोज इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंट। ये इसका क्या एडवांटेज है ओवर, तो इसका एक बहुत बेसिक एग्जांपल एडवांटेज है कि मैककॉन्के तो केवल ग्राम नेगेटिव के लिए था, लेकिन जो क्लैड अगर है CLED, तो क्लैड अगर ग्राम पॉजिटिव के डिफ्रेंशिएशन में भी अपन को मदद करता है। केवल एक तरह के ग्राम पॉजिटिव को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस के लिए वो यूज़फुल नहीं है। तो वो थोड़ा लेस इनहिबिटिंग है क्योंकि वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कैंडिडा, इनका मतलब इनको भी इनकी ग्रोथ को भी सपोर्ट करता है। तो जब वो इनकी ग्रोथ को भी सपोर्ट करता है तो बेसिकली अपन इनसे इसको भी डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, ठीक है। यूरिन स्पेसिमन, जो लेबोरेटरी में यूरिन स्पेसिमन होता है उसके डायग्नोसिस के लिए अपन क्लैड अगर का यूज़ लेते हैं। एक और इसका बहुत बेसिक एडवांटेज है कि ये प्रोटियस स्वार्मिंग को रोकता है। एक तो अपन ने कल पढ़ा था कि 6% अगर प्रोटियस स्वार्मिंग को रोकता है, दूसरा क्लैड अगर, ये भी प्रोटियस स्वार्मिंग को रोकता है। एक तरह का मीडियम होता है एनएरोबिक कल्चर मीडियम, ठीक है। तो एनएरोबिक कल्चर मीडियम जो होता है वो ये होता है कि कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जैसे क्लोस्ट्रीडियम, ये मतलब कंपल्सिव ऑब्लिगेट एनएरोबिक है, ये केवल ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही जी सकते हैं। तो उसके लिए जो कल्चर मीडियम होता है उसको ऑब्वियस एनारोबिक कल्चर मीडियम कहता है। इसमें कुछ रिड्यूसिंग सब्सटेंस ज़्यादा होते हैं जो जितनी भी ऑक्सीजन होती है वो सबको ले लेते हैं। तो बेसिकली उस मीडियम में ऑक्सीजन नहीं हुई क्योंकि रिड्यूसिंग सब्सटेंस ने जितनी भी ऑक्सीजन थी वो ले ली। इसका एक एग्जाम्पल है रॉबर्टसन कुक मीट ब्रॉथ, RCM ब्रॉथ, ठीक है। RCM ब्रॉथ इसका एग्जाम्पल है जिसमें जो ये कुकड मीट होता है बीफ हार्ट होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये था कल्चर मीडियम का पार्ट 2। इम्पॉर्टेंट है ये, मतलब बेसिक बातें ये जाननी इम्पॉर्टेंट है, बट हाँ मैं ये जानता हूँ कि अगली वीडियो जो है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। पार्ट 3 वो मैं केवल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप एक बार देख लीजिए अभी और फिर एग्ज़ाम में देखिएगा उसको,
अगली वीडियो वाकई एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगी, बट टॉपिक पूरा करना था इसलिए मैंने ये अलग वीडियो बना दी जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है, बट माइक्रोबायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा कल्चर मीडियम, पूरा कल्चर मीडियम माइक्रोबायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 3 वीडियोज़ में अपना ये कल्चर मीडियम कंप्लीट होगा। सो थैंक यू, दिस वॉज जयंत शर्मा फ्रॉम GMC बाड़मेर। थैंक यू।